कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय और साथ ही इस वीडियो में हम उदाहरण नंबर 5 को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या होता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर क्या है अगला अभाज्य संख्या 3 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या है 7 है, फिर क्या है 11 है, फिर है 13, फिर 17। इस तरह से अभाज्य संख्याएं चलती रहती हैं। ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्याएं को हम क्या कह सकते हैं कि या तो ये 2 से खुद से यानी कि 2 से विभाजित होंगी या क्या 1 से विभाजित होंगी। 3 भी क्या होगा? या तो 3 से विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा। या हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड को हम बस 2 तरीकों से लिख सकते हैं। जैसे 2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 1 या 1 गुना 2। ठीक है, 3 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 1 या 1 गुना 3, और इसे किसी तरीके से नहीं लिखा जा सकता है। अब है भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? एक से बड़ी हुई सभी संख्याएं जो स्वयं एवं एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि 2 है, 3 है, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अब देख रहे हैं 3 और 5 के बीच में 4 है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। 4 है, उसके बाद कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, तो वे सभी संख्याएं, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 7 और 11 के बीच में 8 है, 9 है, 10 है, ये सब संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। यानी कि ये क्या है? 4 से तो विभाजित होंगी और 1 से विभाजित होंगी, लेकिन ये 4 को आप देखेंगे तो ये 2 से विभाजित हो जाएंगी, जिसके कारण से क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्याओं के गुणनखंड को हम 2 से अधिक तरीकों से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 1, 1 गुना 4 तो लिख ही सकते हैं, जो कि अभाज्य संख्या में भी होता है। लेकिन यहाँ पर ये भाज्य संख्या है, तो हम देखेंगे इसे 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2, यानी कि ये संख्या 4 जो है वो 4 से भी विभाजित होंगी, 1 से विभाजित होंगी, और ये क्या है? 2 से विभाजित होंगी। तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि 6 है, 6 को यदि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा? 3 गुना 2। ठीक है, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। ठीक है, यानी कि ये 6 जो है ये भाज्य संख्या है, 6 भाज्य संख्या है, और ये 3 और 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर हम जो है 6 को 2 क्रम के अनुसार लिख सकते हैं, 3 गुना 2 और 2 गुना 3। तो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है? गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना यदि क्या क्रम को ध्यान में ना रखें तो इसका गुणनफल जो होता है वो क्या होता है? अद्वितीय होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में दिया गया है संख्याओं 4 पे पावर n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पे पावर n अंक 0 यानी कि 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, 4 पे पावर n है और n जहाँ पर क्या है? प्राकृतिक संख्या है, यानी कि 4 पे पावर n प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। ठीक है, यानी कि जब हम 4 के जगह ऊपर यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 आएगा। ठीक है, 4 पे पावर 2 रखेंगे तो कितना आएगा? यानी कि 4 गुना 4 करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या आएगा? 16 आएगा। तो ये 4 पे पावर 1 ये 4 पर समाप्त हो रहा है, 4 पे पावर जब 2 कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, ये 6 पर समाप्त हो रहा है। 4 पे पावर जब हम 3 करेंगे तो 4 गुना 4 3 बार करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 64 आएगा। यहाँ फिर देख रहे हैं 4 पर ये समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हम 4 पे पावर 4 करते हैं तो ये कितना, यानी कि 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 256। अब देखिए यहाँ पर रिपीट होने लगा, ये 4 पर समाप्त हो रहा था, ये 6 पर समाप्त हो रहा था, फिर ये 4 पर समाप्त हो रहा था, फिर ये 6 पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, अब 4 पे पावर 5 करेंगे तो ये क्या होगा? फिर से 4 पर समाप्त होने लगेगा। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 4 पे पावर n, हाँ n हम यदि प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं तो ये कहीं भी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं क्या होती हैं? जैसे कि 10 है। ठीक है, 10 है जैसे मान लेते हैं, फिर 20 है, फिर 30 है, 100 है, ये सब संख्या क्या है? 0 पर समाप्त होती है। अब जैसे कि हम 10 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आता है? 2 गुना 5 आता है। 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुना 2, फिर यहाँ पर गुना 5 आएगा। 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुना 3 गुना 5 आएगा। ठीक है, तो
तो यहाँ पर एक चीज़ हम क्या देख रहे हैं, जो भी संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है उसका अभाज्य गुणनखंड में 5 आ रहा है, ठीक है। तो 4 पे पावर n का यदि अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, यदि उसमें 5 आएगा तभी ये 0 पर समाप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे संख्याएं 4 पे पावर n शून्य पर तभी समाप्त हो सकता है जब वो 5 से विभाज्य होंगी, अर्थात 4 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हम 4 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, इसे 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इसमें देख रहे हैं कहीं भी 5 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब हम 2 गुना 2 कर रहे हैं, यानी कि 2 बार लिखे हैं, तो 2 पे पावर 2 लिखेंगे, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2n लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा। यहाँ पर तो 5 आया नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ हम देख सकते हैं कि 4 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ठीक है, 2 आ रहा है। तो गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 4 पे पावर n के गुणनखंड में संख्या 2 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है, अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए 4 पे पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सके।